प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जहाँ चाह वहाँ राह पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इला सचानी जो कि 26 साल की हैं, वे गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। वे दिव्यांग हैं, उनके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे इला ज़रा भी निरुत्साहित नहीं हुई। उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने पैरों से करना सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन जिस फुर्ती से इला कोई काम करती थी, उसे देखकर सभी हैरान रह जाते थे। कभी कभी किसी काम में परेशानी ज़रूर आती थी, लेकिन इला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई। समय रहते अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद उसे परीक्षा में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसे इस बात का बेहद दुख है। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो चलिए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज का पाठ्यांश पढ़ते हैं। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। तो इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, यानी कि सुई और धागे से सुंदर टाँकों से कढ़ाई करती थी। वो उन्हें बचपन से सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी, और फिर उसने भी कशीदाकारी करने की ठान ली। लेकिन उसके लिए ये आसान काम नहीं था। पैर के अंगूठों का इस्तेमाल करके सुई में कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है। पर जैसा कि हम जानते हैं, इला तो बहुत मजबूत इरादों वाली लड़की थी और उसने ये काम भी बहुत अच्छी तरह से किया। तो एक तरह से उसने क्या किया, अपने विश्वास से और धैर्य से उसने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी कि प्रकृति का क्या नियम है, हम सारे काम हाथों से करते हैं और पैरों का काम है चलना या दौड़ना, लेकिन उसने यहाँ पर प्रकृति के नियम को भी झुठला दिया। उन सभी कामों को उसने पैरों से करना शुरू किया। देखिए, जो काम इला ने किया वो हर एक व्यक्ति कर सकता है, बस उसमें इला के समान लगन का होना ज़रूरी है। अभ्यास करते करते उसने सारे कार्य पैरों से करना सीख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। 15 या 16 साल की होते होते इला कशीदाकारी में पारंगत हो गई, यानी कि वो बहुत सुंदरता से इस काम को करने लगी। किस तरह का कपड़े का चुनाव करना है, कौन से धागे लगेंगे, कौन से टाँके लगेंगे, ये सब वो स्वाभाविक रूप से ही बहुत अच्छी तरह से करने लगी। और एक समय ऐसा भी आया जब उसके कार्यों की या उसके बनाए हुए कपड़ों की प्रदर्शनी भी लगने लगी। इतना ही नहीं, उसके काम में एक खास बात थी। उसके काम में लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। यानी कि लखनऊ में जिस तरह की कढ़ाई होती है या बंगाल में जिस तरह की कढ़ाई का इस्तेमाल होता है, उनका इस्तेमाल करके भी इला ने एक अलग ही तरह की कढ़ाई का नमूना दुनिया के सामने पेश कर दिया। अगर चाहती तो इला सिर्फ स्थानीय कला का इस्तेमाल करके अपने कार्य को कर सकती थी, लेकिन इला तो खास लड़की थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर विभिन्न जगहों की कलाओं को भी अपने कार्य में सम्मिलित किया और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उबारा था,
पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो देखिए कितनी तरह के टांकों का इस्तेमाल इला ने अपनी कढ़ाई में या अपने काम में किया। काठियावाड़ के टांकों के अलावा उसने कई टांके इस्तेमाल किए। टांके मतलब एक तरीका जिस तरह से फूल पत्ती बनाई जाती है सुई धागे का इस्तेमाल करके। तो पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? लखनऊ की। डंडियों को कांथा से उबारा था। कांथा कहाँ की कढ़ाई की टांके हैं? कांथा बंगाल की कढ़ाई के टांके हैं। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। कसूती के बारे में हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। कर्नाटक की कढ़ाई के टांके हैं वो। अब आगे पढ़ते हैं। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी कि परंपरागत तरीके की कढ़ाई हम अक्सर देखा करते हैं, लेकिन जो इला ने नवीनता का प्रयोग किया था ये सबको बहुत भाया। सबने उसे बहुत पसंद किया। इला के पांव तो रुकते ही नहीं थे। इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रशंसा पाकर, इतना अच्छा काम कर कर इला के पांव तो रुकते ही नहीं थे। वो अपने पद पर आगे बढ़ती जा रही थी। इला बहुत प्रसन्न थी। इला बहुत खुश थी। वो तो खुशी से फूली नहीं समा पा रही थी, क्योंकि उसने एक छोटी सी उम्र में इतना अच्छा और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। आंखों में चमक, होठों में मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वो अपने काम में लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। सुंदर सुंदर बेल बूटों से वो नए नए परिधान बनाते जा रही थी। आइए आज के पढ़े पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ हम लोग जानते हैं। पहला है कशीदाकारी। इसका मतलब है कसीदे की कढ़ाई, बेल बूटेदार। जिस तरह की कढ़ाई में फूल, पत्तियां, बेलें आदि बनती हैं उसे कहते हैं कसीदे की कढ़ाई। कुदरत, इस शब्द का अर्थ है प्रकृति, ईश्वरी शक्ति, वो सब चीज़ें जो प्रकृति में बनी हुई हैं या ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। परिधान, वस्त्र, पोशाक, जो कपड़े हम धारण करते हैं, जो पहनते हैं, उन्हें कहते हैं परिधान। प्रदर्शनी, इस शब्द का अर्थ है नुमाइश। आपने देखा होगा मेलों में कई तरह की प्रदर्शनी लगती हैं। वहाँ पर कुछ बर्तनों की या कपड़ों की, किताबों की, चित्रांकन की, कई तरह की प्रदर्शनी लगी रहती हैं, जिससे कि लोग जाएं और उनके बारे में जानें, उन्हें देखें। तो इस तरह की जो प्रदर्शनी यहाँ पर किसकी लगी थी? इला के कपड़ों की। तो इस पाठ में हमने जाना कि इला द्वारा तैयार किए गए परिधानों की प्रदर्शनी भी लगी थी। कांथा, बंगाल की कढ़ाई, एक तरह के कढ़ाई के टांके जो कि बंगाल में प्रसिद्ध हैं या बंगाल में किए जाते हैं, उसे कहते हैं कांथा कढ़ाई के टांके। चिकनकारी, उत्तर प्रदेश, विशेषकर लखनऊ की कढ़ाई के टांकों को हम चिकनकारी कहते हैं। पारंपरिक, इस शब्द का अर्थ है जिसका रिवाज काफ़ी समय से चला आ रहा हो। जिन चीज़ों को हम लंबे समय से करते आ रहे हों वो हमारी परंपरा बन जाती हैं। उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसे पारंपरिक कहा जाता है। इस चित्र को आप देख पा रहे होंगे, इसमें विभिन्न राज्यों की तरह तरह की कढ़ाइयों के कुछ नमूने हैं। सबसे पहले इधर देखिए कसूती, इसके बारे में हमने पढ़ा था। कितना सुंदर नमूना है, कितने सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया है। इला ने भी अपने कार्य में बखूबी किया है। उसके बाद है कसीदा। कसीदाकारी में मैंने आपको बताया था ना, बेल बूटे आदि बने रहते हैं, पत्तियां, फूल, कलियां। इस कढ़ाई में आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर और कितने महीन तरीके से कढ़ाई की हुई है। और उसके बाद तीसरा चित्र है कांथा। ये कहाँ की कढ़ाई है? बंगाल की। इसमें कितने सुंदर मछलियाँ बनी हुई हैं और सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पृष्ठ में आपने विभिन्न कढ़ाइयों के कुछ नमूने देखे। चलिए कुछ और कढ़ाइयों के नमूने देखें। सबसे पहले देखिए चिकनकारी। इस चित्र में देखिए हरे कपड़े के ऊपर सफ़ेद रंग से कितनी सुंदर कढ़ाई की गई है। यह है चिकनकारी का एक नमूना। इस तरह की कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश और ख़ास करके लखनऊ की। और अब ये देखिए विभिन्न रंगों से सुसज्जित काठियावाड़ी कढ़ाई। ये कढ़ाई इला की स्थानीय कढ़ाई का एक नमूना है। इसमें रंगों का सुंदर प्रयोग किया गया है। उसके बाद फुलकारी। ये कढ़ाई पंजाब की है। इसमें देखिए सुंदर सुंदर फूल बने हैं विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह की कढ़ाइयों का प्रयोग करते हुए बने हुए कपड़ों का निर्यात पूरे विश्व में किया जाता है
और विदेशों में तो इनकी बहुत मांग है। इस अंश में आए कुछ शब्दों के अर्थ को चलिए हम लोग जान लेते हैं। टाका, हाथ की सिलाई। अनूठी, अद्भुत। मिसाल, उदाहरण। लकीर, रेखा। विष, जहर। घुटने टेकना, झुकना, हार मान लेना। कुदरत, प्रकृति। माहिर, पारंगत। इस्तेमाल, उपयोग, प्रयोग। नवीनता, नयापन। आइए अब हम इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? इसका उत्तर है, इला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। अब आगे का प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाठ तो आपने पढ़ लिया और कई नए शब्द सीखे, जैसे कशीदाकारी, बेल बूटे, ये सब। इनको आपको सूची बनाकर लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पल्लू, टाके। कढ़ाई, सुई पिरोना। बेल बूटे, कशीदाकारी, रेशमी परिधान। और भी कई शब्द हैं, लेकिन हम यहाँ पर इतने ही लिखेंगे। अब इसी प्रश्न का एक और भाग। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो चलिए अब हम लोग इसको भी पूरा करते हैं। फुटबॉल, बुनाई, ऊन, बागवानी, पतंगबाजी। अब चलिए इनके उत्तर ढूंढते हैं। हम क्या करेंगे, बुनाई के बारे में लिखेंगे। बुनाई में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या उससे जुड़े हुए कौन से शब्द हैं। ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, नमूने यानी कि डिज़ाइन, पिरोना इत्यादि। ये सब बुनाई से संबंधित शब्द हैं। आपको समझ में आया आप इसको कैसे लिखेंगे? मतलब जब आप बुनाई के बारे में लिखेंगे तो आप पहले लिखेंगे बुनाई और फिर उससे संबंधित जो जो चीज़ें या जो जो काम हम उसमें करते हैं उनको एक के बाद एक लिखते जाएंगे। इसी तरह से हम लोग आगे के शब्दों के साथ भी करेंगे। तो अगला शब्द है पतंगबाजी। अब पतंगबाजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या हम करते हैं वो हम देखते हैं। सद्दी, मांझा, पतंग, चरखी, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। अब हम देखते हैं क्रिया शब्द। कन्नी देना, उड़ाना, भागना इत्यादि। अगला शब्द है बागवानी। तो पहले पिछली बार की तरह पहले हम सारे संज्ञा शब्द करेंगे। रोपाई, खुरपा, पौधा, पानी, खाद और सिंचाई। और बागवानी से संबंधित क्रिया शब्द हैं खोदना, लगाना, उगाना इत्यादि। अगला शब्द है फुटबॉल। अब इसके संज्ञा शब्द हम देख लेते हैं। बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, ये हो गए संज्ञा शब्द। और आगे है क्रिया शब्द। खेलना, मारना, दौड़ना इत्यादि, ये हैं इसके क्रिया शब्द। पाठ के इस अंश में हमने क्या पढ़ा और क्या जाना, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थीं। इला उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती रहती थी। एक दिन इला सचानी ने भी अपनी दादी और माँ की तरह कशीदाकारी करने की ठान ली, वह भी पैरों से। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफी धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से करना शुरू कर दिया था। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में महारत हासिल कर चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था,
पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को खूब भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान विराजमान है। वह दृढ़ आत्मविश्वास लिए सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। इस प्रकार इला सचानी ने दिव्यांग होते हुए भी अपनी इस कमजोरी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जहां चाह वहां राह जैसे शीर्षक को चरितार्थ कर दिया। बेशक वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़कर आपने क्या सीखा? आपको क्या प्रेरणा मिली? आपको क्या लगता है कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इला का जीवन सभी के लिए एक प्रेरणात्मक जीवन है। उसके जीवन में अनेक ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। दिव्यांग होते हुए भी उसने कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा अपने काम को बहुत बखूबी किया और जीवन में बहुत ऊंचे स्तर को प्राप्त किया। इस पाठ से हमने सीखा कि हमारे जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर पाएंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हर कठिन से कठिन काम को बड़ी अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेख को अच्छी तरह से समझा होगा और इसके पीछे जो उद्देश्य है, इसमें जो अच्छी बातें हैं, उनको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप ही को इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और इस देश की गरिमा को एक ऊंचाई देनी है। तो केवल इस लेख से ही नहीं, जहाँ से भी, जिन लेखों से भी आपको अच्छी चीज़ें जानने को मिले, उन्हें आप ज़रूर अपनाएं और अपने जीवन में उन्हें स्थान दें। तो ठीक है, अगली कक्षा में एक नए विषय को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।